प्रेयरी की धूप स्टेशन पर लंबी छायाएं बिखेर रही थी जब दोपहर की ट्रेन धुएं और भाप के गुबार में दूर हो गई। एम्मा मैथ्यूज लकड़ी की बेंच पर बैठी रही, अपनी छोटी सी कपड़े की थैली को गोद में कसकर पकड़े हुए। बाकी यात्री बिखर चुके थे और वह अकेली शांत स्टेशन में रह गई थी, जहां सिर्फ दीवार पर घड़ी की टिक टिक उसका साथी थी। 3 दिन पहले उसने अपनी दादी को दफनाया था, जो उसका आखिरी जीवित रिश्तेदार थी। 2 दिन पहले उसे बेदखली का नोटिस मिला था। 1 दिन पहले उसने जो कुछ भी उठा सकता था वह सब इकट्ठा किया और विलो क्रीक के इस सीमांत शहर के लिए एक तरफा टिकट खरीदी, जो उसने महीनों पहले देखे गए एक विज्ञापन के धुंधले से वादे पर भरोसा करके। अब खाली स्टेशन में अक्टूबर की धूप खिड़कियों से तिरछी पड़ रही थी। एम्मा सोच रही थी कि क्या उसने कोई बड़ी गलती कर दी है। वह अखबार पुराना था, नौकरी जा चुकी हो सकती है, और उसके पास ठीक 170 रुपए थे। उसने अपना सादा बेज रंग का ड्रेस समेटा, जो कोहनी पर लगाया गया था और किनारे से फट रहा था। 23 साल की एम्मा ने अपनी जिंदगी का ज्यादातर समय अपनी बीमार दादी की देखभाल में बिता दिया था। उसके पास सिर्फ खाना बनाना, साफ सफाई करना और बुनियादी नर्सिंग जैसे कौशल थे। विज्ञापन में स्कूल टीचर की नौकरी थी, जो वह बनना तो सपना देखती थी, लेकिन कभी मौका नहीं मिला। स्टेशन एजेंट, एक गंजा आदमी जो चश्मा नाक पर टिकाए हुए था, वह उसे कभी कभी देखता जबकि वह शाम को बंद करने की तैयारी कर रहा था। मिस, हम जल्दी ही ताला लगाने वाले हैं, उसने नरम आवाज में कहा। क्या आपके पास कोई जगह है? एम्मा ने जोर से निगल लिया। हाँ बिल्कुल, उसने झूठ बोला, मुस्कुराने की कोशिश करते हुए। मैं तो किसी का इंतजार कर रही हूं। आदमी ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में शक था। एम्मा ने स्टेशन की खिड़कियों से बाहर देखा, जहां छोटा सा सीमांत शहर एक ही मुख्य सड़क पर फैला हुआ था। दुकानें दिन के लिए बंद हो रही थी, लोग घर लौट रहे थे, गर्म खाने और परिवार के पास। उसके पास न तो वह था न यह। जैसे जैसे मिनट बीतते गए, एम्मा का हौसला टूटने लगा। स्टेशन एजेंट दरवाजे पर ताला लगाने की तैयारी कर रहा था। बाहर सुनहरी दोपहर अब बैंगनी रंग की शाम में बदल रही थी। उसे जल्दी ही जाना होगा, लेकिन कहां? शहर में एक होटल था, लेकिन एक रात का किराया उसके कम से कम बचत को निगल जाएगा। गहरी सांस लेकर एम्मा उठी, अपनी थैली उठाई और प्लेटफॉर्म पर उतरी। शरद ऋतु की हवा में ठंडक थी, जो उसकी पतली जैकेट से होकर गुजर रही थी। उसने सड़क पर इधर उधर देखा, सोचते हुए कि कौन सी दिशा में आश्रय मिल सकता है, जब कदमों की आवाज ने उसका ध्यान खींचा। एक लंबा साया कम होते प्रकाश में आ रहा था। एक आदमी, जिसने पहना हुआ लेदर कोट और चौड़ी टोपी पहनी थी, जो उसके चेहरे को छाया में छिपा रही थी। वह मकसद से चल रहा था, उसके स्पर हर कदम पर हल्की आवाज करते हुए। एक काउबॉय, एम्मा ने सोचा, जैसे कई और जो उसने ट्रेन की खिड़की से पश्चिम की यात्रा में देखे थे। आदमी प्लेटफॉर्म के किनारे पर रुका, उसकी नजर स्टेशन पर टिकी हुई। वह किसी का इंतजार कर रहा लगता था, जो कभी नहीं आया। जैसे जैसे मिनट बीतते गए, उसके कंधे थोड़े झुक गए, मानो निराशा में। तभी उसने एम्मा को देखा। वह उसकी तरफ मुड़ा और स्टेशन की खिड़की की रोशनी में एम्मा ने उसका चेहरा देखा। मौसम से झुलसा हुआ और टैन, गहरी तीव्रता वाली काली आंखें। उसकी जबड़े पर एक निशान था और उसका एक्सप्रेशन स्थिर, पढ़ा नहीं जा सकने वाला। एम्मा ने जल्दी से आंखें हटा ली, शर्मिंदा कि उसे घूरते पकड़ा गया। जब उसने फिर से देखा, काउबॉय उसकी तरफ आ रहा था, उसके कदम नापे संभाले। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। शहर में वह सांझ में किसी अजनबी के पास आने से डरती, लेकिन उसके व्यवहार में कुछ ऐसा था जो उसे सहज महसूस करा रहा था। वह सम्मानजनक दूरी पर रुका और सिर हिलाकर अभिवादन किया। नमस्ते, एम्मा ने फुसफुसाकर कहा। काउबॉय ने अपनी टोपी के किनारे को छुआ, लेकिन कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में सवाल था जो उसकी जुबान से नहीं निकला। मैं इंतजार कर रही हूं। खैर, मैं उम्मीद कर रही थी। एम्मा लड़खड़ा गई। अब और झूठ नहीं बोल सकी। सच्चाई यह है कि मैं यहां एक टीचर की नौकरी के लिए आई हूं, जो मैंने विज्ञापन में देखी थी, लेकिन मुझे डर है कि मैं बहुत देर से आ गई हूं। काउबॉय के एक्सप्रेशन में थोड़ा बदलाव आया, आंखों में एक चमक। उसने धीरे से अपनी कोट की जेब में हाथ डाला और एक मोड़ा हुआ अखबार का टुकड़ा निकाला। उसने एम्मा को दिया। कांपते हाथों से उसने उसे खोला। यह वही विज्ञापन था जो उसने देखा था, विलो क्रीक में टीचर की नौकरी।
नीचे साफ लिखावट में था, पद अक्टूबर 1875 तक खाली। यह अभी का है? एम्मा ने पूछा, उम्मीद जागते हुए। काउबॉय ने एक बार सिर हिलाया। क्या आपको पता है कि मैं इसके बारे में कहां पूछ सकती हूं? उसने सड़क की तरफ इशारा किया, फिर 7 उंगलियां उठाई। 7 इमारतें नीचे। एम्मा ने अनुमान लगाया। उसने फिर से सिर हिलाया। वह अपने होंठ काटती हुई गहराते आसमान की तरफ देखी। मुझे लगता है आज बहुत देर हो गई है। मुझे रात के लिए कोई जगह ढूंढनी चाहिए। काउबॉय की भौहें थोड़ी सिकुड़ गई। वह कुछ सोचता सा लग रहा था। थोड़ी देर बाद उसने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, एक सादा सहायता का प्रस्ताव। एम्मा ने हिचकिचाई। इस खामोश अजनबी के बारे में उसे कुछ नहीं पता था, सिवाय इसके कि वह मदद करना चाहता लगता था। अपनी स्थिति में, रात गिरते हुए और कहीं जाने को न होने पर उसके पास और कोई विकल्प था क्या? मेरा नाम एम्मा मैथ्यूज है, उसने कहा, मानो अपना नाम बताना उसे आने वाली तकदीर से बचा सके। काउबॉय ने फिर से जेब में हाथ डाला और एक छोटा नोटबुक निकाला। उसने तेजी से लिखा और उसे दिखाया, नाथन रीड, शहर का लोहार। नीचे लिखा था, मेरी बहन एक बोर्डिंग हाउस चलाती है, वहां आप सुरक्षित रह सकती हैं। एम्मा पर राहत की लहर दौड़ गई, मानो ठंडी बारिश। धन्यवाद मिस्टर रीड, उसने फुसफुसाया। नाथन ने अपना हाथ फिर से बढ़ाया। इस बार एम्मा ने उसे पकड़ लिया। उसकी हथेली में कड़कड़ाहट थी, लेकिन उसका पकड़ नरम था, जबकि वह उसे प्लेटफॉर्म से नीचे उतार रहा था। वे एक साथ मुख्य सड़क पर चल रहे थे, जब आकाश गहरा नीला हो रहा था और पहली तारे निकल आए थे। नाथन ने उसकी छोटी सी थैली उठा रखी थी। भले ही वह विरोध कर रही थी। जब वे शहर की इमारतों के पास से गुजरे तो वह कभी कभी इशारा करके जगह बताता, जैसे जनरल स्टोर, शेरिफ का दफ्तर और कोने पर छोटा सा चर्च, बिना कुछ बोले। क्या तुम हमेशा से ही चुप रहते हो? एम्मा ने कुछ मिनट बाद पूछा और फिर तुरंत अपनी बेधड़कता पर अफसोस हुआ। माफ कीजिए, यह बहुत बुरा सवाल था। नाथन ने सिर हिलाकर दिखाया कि उसे बुरा नहीं लगा। उसने अपनी गले को छुआ और एक इशारा किया जो चोट का संकेत देता था, और एम्मा समझ गई। वह सिर हिलाया। उसका चेहरा एक पल के लिए दूर चला गया, जैसे कोई दर्दनाक याद आ गई हो। वे 1-2 मंजिला घर के सामने रुके, जहां से खिड़कियों से गर्म रोशनी फैली हुई थी। दरवाजे के पास रीड बोर्डिंग हाउस का साइन लटका था। नाथन ने एम्मा को सीढ़ियों पर ले जाकर दस्तक दी। दरवाजा खुला और सामने एक महिला दिखी, जिसकी आंखें नाथन जैसी ही गहरी थी, लेकिन उसका चेहरा नरम था और छाती के बालों को एक साधारण बन में बांधा हुआ था। नाथन, तुम देर से आए हो, वह शुरू हुई। फिर एम्मा को देखकर रुकी। ओह, नमस्ते, सारा रीड ने गर्म मुस्कान के साथ कहा। और आप हैं एम्मा मैथ्यूज। आपका भाई इतने दयालु थे कि आपको यहां तक लाए। मैं आज दोपहर की ट्रेन से आई हूं। सारा की आंखें चौड़ी हो गई, जैसे उसे समझ आ गया हो। तुम तो ठंड से कांप रही होगी। बच्ची, अंदर आओ, अंदर आओ। बोर्डिंग हाउस का अंदरूनी हिस्सा सादा था, लेकिन साफ और गर्म। चूल्हे में आग जल रही थी और ताजी रोटी की महक हवा में थी। नाथन ने एम्मा की थैली दरवाजे के पास रखी और अपनी बहन के साथ हाथों के इशारों से बात की। नाथन कहते हैं कि आप शिक्षक की नौकरी के लिए यहां आई हैं। सारा ने अनुवाद किया। यह तो बहुत अच्छी खबर है। शहर की परिषद को मिस पार्कर की शादी के बाद से पिछले वसंत से कोई ढूंढने की जरूरत थी। तो क्या यह नौकरी अभी भी खाली है? एम्मा ने पूछा, मुश्किल से उम्मीद कर पा रही थी। हां, बिल्कुल। और परिषद की प्रमुख के रूप में मैं आपको बता सकती हूं कि हम कल आपकी योग्यता देखकर खुश होंगे। एम्मा के घुटने लगभग कमजोर पड़ गए राहत से। मैं नहीं जानती कैसे शुक्रिया अदा करूं। सारा ने उसका शुक्रिया हाथ से टाल दिया। नाथन को हमेशा से उन लोगों को ढूंढने का हुनर रहा है जिन्हें मदद की जरूरत है। अब चलिए, मैं आपको कमरा दिखाती हूं। आप तो थकी हुई होंगी। जब सारा उसे सीढ़ियों की तरफ ले गई तो एम्मा ने पीछे मुड़कर नाथन को देखा, जो दरवाजे के पास खड़ा था। धन्यवाद मिस्टर रीड, उसने धीरे से कहा। नाथन ने अपनी टोपी को छुआ। उसकी आमतौर पर शांत चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। अपनी आंखों में एम्मा ने कुछ देखा जो वह पहचानती थी उसकी तरह, जो दुनिया में अकेला महसूस करता है। 6 महीने बाद
जब वसंत प्रेयरी पर खिल रहा था। एम्मा अपनी स्कूल बिल्डिंग के बाहर खड़ी थी, अपने छात्रों को खेलते हुए देख रही थी। शिक्षक की नौकरी वैसी ही थी जैसी उसने सोचा था, और विलो क्रीक ने उसे अपना बना लिया था। अपनी जगह से वह नाथन को उसके भट्ठी पर देख सकती थी, जहां उसका हथौड़ा की थाप की आवाज नियमित थी। अब वह अभी भी चुप रहता था, लेकिन उन्होंने अपना खुद का तरीका विकसित कर लिया था, इशारे, नोट्स और वो सादी समझ जो दो ऐसे आत्माओं के बीच आती है जो मुश्किलें झेल चुके हैं। हफ्ते में 2 बार वह स्कूल के बाद उसे घर छोड़ता था। रविवार को वे साथ में चर्च जाते थे, और हर दिन एम्मा का भविष्य से डर कम होता जा रहा था। जितना उस शाम ट्रेन स्टेशन पर था, वह विलो क्रीक में परिवार के बिना, पैसे के बिना और कहीं जाने के बिना आई थी। लेकिन एक मौन काउबॉय ने बिना कुछ कहे उसका हाथ थामा, और किसी तरह वो काफी था, इससे ज्यादा काफी, फिर से शुरुआत करने के लिए।